अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, बड़ी बड़ी खबरें हैं और बड़े बड़े तबसरे हैं। बिल्कुल बात करेंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची की सड़कों की तामीर के लिए 25 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। इजलास की सदारत करते हुए ये उन्होंने मंजूरी दी। बहुत बड़ी बात है क्योंकि तमाम मसलों को जोड़ा जाता है सड़कों से, और कराची की जो सड़कों का आलम है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा नागुफ्ता बे है। और इस पर अक्सर यही बात की जाती है कि जो भी मसला, ख्वाह वो सेहत से मुतालिक हो, ख्वाह वो तालीम से मुतालिक हो, ख्वाह वो किसी एक्सीडेंट से मुतालिक हो, कि क्योंकि सड़कें ख़राब हैं, क्योंकि सड़कों पर गड्ढे हैं, इस वजह से ये हादसा हुआ, या इस वजह से सेहत के ये मसाइल हुए, या चालान का मसला भी दरपेश आया। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। दूसरी जानिब BRT मंसूबे की रफ्तार तेज करने का कह दिया मेयर कराची ने, और शहरियों को सहूलत की यकीन दहानी करवा दी है। सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन का शिकार कराची को एक नया शायद लॉलीपॉप दे दिया गया। क्या वाकई मुस्तकबिल में 18वीं तरमीम खत्म हो जाएगी, नए सूबे बनेंगे? इस पर भी जरूर बात करेंगे। MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान 18वीं तरमीम को लेकर हालात कितने दुरुस्त हो सकते हैं, कितना इनमें ये एक पेज पे आ सकते हैं, ये भी हमारे गुफ्तगू का हिस्सा रहेगा। जबकि कराची क्यों और कैसे तबाह हुआ, इसके असबाब क्या है, वजूहात क्या है, इस पर भी बात करेंगे। एक और बहुत अहम बात, ICCBA जैसे आलमी मेयार के इल्मी तहकीकी मरकज़ को जामा कराची से अलहदा करना इल्म और कराची से दुश्मनी है, ये कहना है जमात इस्लामी का। और जमात इस्लामी ने साथ ही साथ पीपल्स पार्टी को ये इंतबाह भी किया है कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ऐसे किसी भी इक़दाम से बाज रहे, वरना इस पर भी बात करेंगे कि ये वरना क्या है। हर आइनी और अवामी फोरम पर आवाज़ उठाई जाएगी। मोहम्मद फारूक साहब रुकन सिंध असेंबली हैं, इन्होंने ये कहा है। बिल्कुल जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पैनल मेरा मौजूद है स्टूडियोज़ में, मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं MKM से नसीर अहमद साहब, जबकि जमात इस्लामी से मोहम्मद फारूक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। और हम कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी से भी ज़रूर कांटेक्ट करें और इन तमाम टॉपिक्स पर उनसे भी उनका मौक़िफ़ लें। आपको मैं बहुत खुश आमदीद कहना चाहूँगी, और मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी मोहम्मद फारूक साहब आपसे। फारूक साहब, ये जो वज़ीर आला सिंध ने अभी बात की है 25 अरब कराची के सड़कों के लिए मंजूरी दी है, ये एक बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि अब पहले तो फंड्स के ही मसले आ जाते थे, अब चले फंड्स तो रिलीज़ होने का एक मौका सामने आया, एक मंजूरी सामने आई। वज़ीर आला पे बड़ी कड़ी तनकीद होती थी इस बात पे कि सारे फंड्स एक जगह पार्क हो जाते हैं, तो इससे इन्हें बाहर निकलना चाहिए। लेकिन क्या वाकई आप समझते हैं कि सड़कों पर ये लगेंगे भी 25 अरब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन से इससे पहले कब लगे हैं जो अब लगेंगे? देखें, 25 अरब रुपए तो कुछ भी नहीं है। इससे पहले मिले थे? इससे पहले 3,300 अरब रुपए जो 15 साल में कराची को हिस्से के मिलने थे वो नहीं दिए इन्होंने। ठीक है। बात यह है कि देखें किसने देने थे और किसको मिलने थे, इन्हीं को मिलने थे ना। देखें पिछले 18 साल से तो ये सूबे के अंदर हुक्मरान है। इस दफ़ा भी ये जैसे तैसे भी कराची की अब तो मेयरशिप भी इन्हीं के पास है, और गुज़िश्ता 4 साल से मुर्तज़ा वहाब सब यहाँ मौजूद हैं। 2 साल मेयरशिप के हैं, 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर के हैं उनके। और इसी पीपल्स पार्टी के हुकूमत ने ज़ाहिर है वो वफाक में भी मौजूद थी और अभी भी मौजूद है वफाक के अंदर, और यहाँ सूबाई हुकूमत तो उनकी पिछले 18 साल से चल रही है। पिछले 50 सालों के अंदर ये कराची के साथ कुछ नहीं कर सके। कराची का हुलिया ही बिगाड़ा है, कराची के इदारे इन्होंने तबाह किए हैं सारे। कराची में जो है वो KTC बसें चला करती थी, KCR चला करती थी, अब यहाँ चिंचियों का राज है। तो कराची की रोड सड़कें, मेन सड़कें ही देखें, एक यूनिवर्सिटी रोड है वो इस वक्त क्या हाल है उसका, कराची का बेहतरीन रोड था। इन्होंने सिर्फ एक बस चलाने के लिए और रेड लाइन के लिए इन्होंने पूरे उसको तोड़ दिया है यूनिवर्सिटी रोड को, और उसको तकमील तक नहीं पहुंचा सके। इनसे अंडरपास नहीं बनते हैं। पूरे मुल्क के अंदर 9-9 महीने में या 10 महीने और 11 महीने में जो अंडरपास बन जाते हैं, यहाँ 4-4 साल हो जाते हैं, अंडरपास नहीं बन पाता है यहाँ पे। यहाँ रेड लाइन नहीं बन पा रही, यहाँ जो है ग्रीन लाइन नामुकम्मल है, यहाँ मलिर एक्सप्रेस वे नामुकम्मल है जिसको ये भुट्टो एक्सप्रेस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो इन्होंने मुकम्मल करनी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कराची शहर का, सिंध हुकूमत का, वो यही है कि ये लोग टैक्स तो लेते हैं, कराची को देने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है, और कराची को जो उसका जायज़ हक है वो इसका हक मिलना चाहिए। और ये हक सिर्फ 25 अरब रुपए नहीं है। मैं समझता हूँ कराची को इस वक्त
500 अरब रुपए की फौरी ज़रूरत है। ये 25 अरब रुपए दे के इन्होंने जो है वो हमारे टाउन जो 2 साल इलेक्शन को हो चुके हैं, इन्होंने तरक्याती फंड नाम की कोई चीज़ नहीं दी। 25 अरब रुपए तो वो 25 टाउन जिसमें उनके टाउन ज़्यादा हैं, पीपल्स पार्टी के टाउन ज़्यादा हैं, ये 1-1 अरब रुपए नहीं बल्कि 3-3 अरब रुपए एक टाउन को दें ताकि वो कुछ अंदर की अंदरूनी गलियां बना सकें। ये इन्होंने 25 अरब रुपए के लिए कहा है कि अंदरूनी गलियां भी बनाएंगे और मेन सड़कें भी बनाएंगे। तो ये अंदरूनी गलियां और मेन सड़कें कैसे बनाएंगे? फिर अगर इन्होंने खुद बनानी है तो ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन क्यों हुआ है? ये टाउन के चेयरमैन और यूसी चेयरमैन और काउंसलर्स क्या कर रहे हैं? इनका मेयर और डिप्टी मेयर जो इनका है काबिज है, किसी जिस तरह से भी आ गया, लेकिन उसको फिर यानी उसको क्या दे रहे हैं ये? मेरा ख्याल है कि 140A जो लोकल बॉडी के मुताबिक आइन जो बताता है, डिफाइन करता है, ये फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को इन्होंने डिवॉल्व करना था, इनको डिवॉल्व करना चाहिए और ये इसी तरह डिवॉल्व हो सकता है कि इनको पैसे दिए जाएं, इनको फंड तरक्याती फंड जारी किया जाए और तरक्याती फंड अगर जारी नहीं करेंगे तो फिर यही हाल रहेगा जो शहर का हाल है। बिल्कुल ये बात मेट्रो वन के प्लेटफॉर्म से हुकूमत की जानिब जानी चाहिए, सूबाई हुकूमत सिंध की तरफ जानी चाहिए कि फिर क्या ज़रूरत है यूनियन काउंसिल के इलेक्शंस की और मेयर और डिप्टी मेयर और इन सब की, अगर ये सारी चीज़ें आपने खुद ही करनी है तो। नसीर अहमद साहब, आपसे ही बात करना चाहूँगी, आप कैसे देखते हैं क्या ये जो ऊंट के मुंह में जीरा जिसे कहा जाए कि अगर ये दिया भी है तो क्या ये वाकई पहुंचेगा आवाम तक, सहूलत पहुंच सकेगी आवाम को? जो मेयर कराची कह रहे हैं कि बीआरटी भी हम बहुत जल्द मुकम्मल कर लेंगे, आवाम के लिए बड़ा रिलीफ हो जाएगा, तो इसमें कुछ सदाकत है या वही गैर संजीदगी है? बिल्कुल शुमाइला, बहुत शुक्रिया। जैसे फारूक भाई ने बताया कि ये लॉलीपॉप है और ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। कराची खंडर बन चुका है और तकरीबन सभी लोग दुनिया जानती है, कैमरे की आंख भी बताती है। अब मुझे बताएं, चलो बाकी डिटेल में जाता ही नहीं हूँ, 25 अरब रुपए सबसे पहले ये देखें कि ये लगेगा कहाँ। आधा पैसा इसमें 12 अरब रुपए तो इनके कमीशन में चले जाएगा। उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो उनके जो सरकारी बाबू बैठे हैं उनके पास जाएंगे। 2-4 अरब 5-6 अरब रुपए अगर बचेंगे वो कराची में कहाँ लगाएंगे? जैसे बताया ना 300 अंदरूनी सड़कें और 60 से ज़्यादा जो बड़ी सड़कें, वो भाई खुदा का खौफ करो, झूठ की भी कोई इंतहा होती है। अगर मुखलिस हो कराची की आवाम के साथ तो भाई इसको सही पैमाना लेके इस पे काम करे तो कराची की 315 अंदरूनी सड़कें हैं, 60 बड़ी सड़कें हैं जिनकी तामीर के लिए 25 अरब दिए गए हैं, तो ये तो किसी तरह भी काबिल अमल नहीं नजर आ रहा। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आधे से ज्यादा पैसा तो इनका अपने करप्शन में चला जाएगा, कमीशन जाता है। बिल्कुल सरकारी बाबू है, मैं कह रहा हूँ लिटरली कि इसमें बामुश्किल 5 से 6 अरब रुपए लगेंगे। अब तो ये वजीर आला साहब को नहीं पता? सबको पता है, पूरा सिस्टम है, पूरा सबको इसका हिस्सा जाता है, कौन इससे बाखबर नहीं है? मैं कहता हूँ क्या मीडिया को नहीं पता? हाईलाइट भी होता है लेकिन कानों पे जूता, हम तो हाईलाइट कर रहे हैं ना आपको बिठा के, आपसे क्यों बात करें? यही तो ऐवानों में भी ये बात चीख के बोलते हैं, हर अपना जो ऐसे का काम है वो कर रहे होते हैं, लेकिन मसला ये है ना कि बरसर इक़्तिदार 17 साल से कौन है, उससे पूछने वाला कौन है? जब उनका सरदार ही ऐसा है तो फिर नीचे की रियायत नहीं। लेकिन देखिए नसीर अहमद साहब, यहाँ मैं आपसे जरूर इख्तिलाफ करूंगी क्योंकि आप भी तो उन्हीं बेंचेस पे बैठे होते हैं ना, आप भी तो नहीं, आप नाराज हो जाते हैं जब आपकी बात नहीं मानी जाती, लेकिन आप साथ तो होते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ भी आप रहे, आप पीटीआई हुकूमत के साथ भी रहे और अभी फिर आप नून लीग के साथ भी हैं, तो मतलब है तो देखिए हुकूमत के तो हर हुकूमत के साथ आप वफाक में साथ रहते हैं। वफाक में हुकूमत का हिस्सा है, तो अभी 25 अरब रुपए लेके आए ना, कराची की सड़कों में लगाए भी है, कराची के इलाकों में लगाए भी है ना, आपने देखा नहीं है कि सब जगह काम हो रहा है? जो हमारे से काम है, जो हमें फंड मिलता है, जो वहां से वफाक से मिलता है, अल्लाह का शुक्र हम यानी कि गलियां तक पहुंचाते हैं इसकी वाज़ेह मिसाल अभी भी जाके देखें। मैं कह रहा हूँ जो मंगोपीर जैसा इलाका जहाँ पे कभी जिंदगी में काम नहीं हुआ, इस वफाक के बजट से हमारे वहां पे भी काम हुआ है, ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि अब आवाम नाज़रीन ये कहती है कि जो पैसा मिलता है ना वो आप हमारे अकाउंट में डाल दें, हम अपने घरों के आगे खुद ही सड़क बना लेंगे। मतलब हम आप देखें कितनी बेतबारी है आवाम को, कितना ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका एतमाद जो है वो नहीं है, अब वो किसी पे एतमाद करने के तैयार नहीं। चेहरे नजर आ गए ना। मैं कह रहा हूँ कराची का हर बाशऊर शहरी समझता है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ करप्शन के लिए पैदा हुई है, इनका काम करने का मकसद नहीं है, लोगों को सहूलियात देने का मकसद नहीं है, बुनियादी ज़रूरतें उनको मुहैया करने का कभी सोचा भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ किसी भी जगह, अभी मैं आ रहा था अंडरपास से नाज़ाबाद के अंदर, तो अभी करोड़ों रुपए लगे हैं अभी कराची के अंदर, अभी इस स्टेप पे जाके देखिए दोबारा गड़े पड़ चुके हैं, ये
अभी की बात कर रहा हूँ मैं। और इससे पहले अगर मैं मंगोपीर की बात करूँ, एक TCF स्कूल के ऊपर करोड़ रुपए का बजट हुआ, 1 किलोमीटर का रोड था, उसके विदिन 15 डेज के अंदर वो सड़क बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इसके लिए मैंने लोकल गवर्नमेंट को भी लेटर लिखा, नैब को भी लिखा, चीफ सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब है कि ना कार्रवाई ना करने का मकसद यही है ना कि मिली भगत है भाई, करोड़ों रुपए का वहाँ जो रोड लगा है उसके आप पूछताछ तो कर सकते हैं, इंक्वायरी बिठाए उसके खिलाफ। करप्शन के इल्जाम तो हर पार्टी पे लगते रहते हैं और हर वक्त लगते रहते हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है एमके पे नहीं लगेगा। आप देखें मुस्तफा कमाल के 2 रकम के एक साबित कर दें। सर चाइना कटिंग तो आप करप्शन तो नहीं, चाइना कटिंग बात अलग करें, करप्शन की बात तजावजात, चाइना कटिंग, ये सब तो करप्शन की एक स्टेजेस हैं। ये उस दौर में एमके में नहीं थे चाइना कटिंग वाले। नहीं ऐसी बात नहीं। देखिए वो चीजें वाज़ेह थी, उसकी बात देखिए ये मतलब ये बातें होती रही हैं, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये मुझे नहीं पता कि वो कितनी इसमें सदाकत है। जो बात है वही बात है ना, जो बात सामने आ रही है, कानों में पड़ रही है, तो उस पर बात तो करते हैं ना। मैं आपने कहा कि करप्शन के कभी इल्ज़ाम नहीं लगे, मैं इल्ज़ाम की ही बात कर रही हूँ कि ये इल्ज़ाम लगते रहे, हर पार्टी पे ही लगते रहे। फारूक साहब, जमात इस्लामी पे भी करप्शन के इल्ज़ाम लगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं लगे। हमारे तो मुखालिफिन ने भी हमारी, आइंदा लगेंगे? नहीं, आइंदा भी नहीं लगेंगे इंशाल्लाह। अगर मुखालिफ अगर कोई बहुत ही इस तरह का आ गया तो वो, लेकिन हमने देखें हमारे नेमतुल्लाह खान साहब, अब्दुल सत्तार अफगानी, हमारे जो साबिक मेयर थे सिराजुल हक साहब, ये सीनियर वजीर मतलब आपका सिस्टम क्रिस्टल क्लियर है जी, ये कह रहे हैं? बस ऐसी क्रिस्टल क्लियर। हमारा एहतसाब का निज़ाम हमारी अपनी तंजीम के अंदर भी मौजूद है। अच्छा। फिर हमारे तो ज़ाहिर है तारीफ़ तो वो होती है जो मुखालफीन करें ना, वन अपने मुंह से तो हर बंदा अपनी तारीफ़ कर लेता है, लेकिन इस दौर के अंदर भी जिस तरह के लोग हमारे तंजीम के जब भी किसी उसमें रहे, उन जाते हुए उसी स्टेटस पे रहे और उन्होंने उनके जनाजे भी जो है वो उन्हीं घरों से निकले। ठीक है, बेसिकली आपने कहा कि तारीफ तो वही होती है जो मुखालफीन भी करें, लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि मुखालफीन आजकल मीठी छुरी बने हुए हैं और खुशामदों पे और बड़े काम निकलवाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें सबके सामने आ रही हैं। बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि 18वीं तरमीम के ख़त्म होने का क्या मामला है और नए सूबों की जो तश्कील है उस पर क्या बातचीत चल रही है। मोहम्मद फारूक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या मामला क्या है ये? 18वीं तरमीम ख़त्म हो जाएगी जो लोग कह रहे हैं और नए सूबों की तश्कील के मामला सामने आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है। 18वीं तरमीम तो कोई ऐसा ख़त्म नहीं है। बात ज़रूर चली थी कि 18वीं तरमीम, लेकिन बहरहाल 18वीं तरमीम के ऊपर इम्प्लीमेंट ज़रूर होना चाहिए। अच्छा। अमल दरामद नहीं हो रहा। 18वीं देखें 18वीं तरमीम के मुताबिक सूबों को बाख्तियार किया गया, ठीक है, सूबों को अमल तो हो गया ना 18वीं तरमीम का? नहीं, खाली सूबों को बाख्तियार नहीं करना था, सूबे ने काम नहीं आगे किया। तो ये तो देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ। 18वीं तरमीम में 140A भी है कि आपने सूबों के, देखें NFC अवार्ड तो होता है, PFC नहीं हुआ पिछले 12 सालों से, ठीक है, तो PFC भी तो करना था ना। इन्होंने सूबे के अंदर प्रोविंशियल फाइनेंस सर्टिफिकेट भी जारी करने थे, उसका कमीशन बनाना था और उस पावर को जो सूबे को मिली थी उसको नीचे तक डिवॉल्व करना था। चलें, हर इदारा डिवॉल्व नहीं करना, तालीम को डिवॉल्व नहीं करना था लोकल बॉडीज़ तक, लेकिन लोकल बॉडीज़ की जो इख्तियारात थे वो तो लोकल बॉडीज़ को देने थे, वो भी लोकल बॉडीज़ को नहीं दिए। तो 18वीं तरमीम तो सही है, ये खुद पीपल्स पार्टी ही 18वीं तरमीम के खिलाफ जा रही है, आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। खाली पीपल्स पार्टी नहीं कर रही, नून लीग भी कर रही है, और अगर मैं कहूँ कि KPK में PTI भी कर रही, उन्होंने भी इलेक्शन नहीं कराया, पंजाब में भी इलेक्शन नहीं हुआ लोकल बॉडीज़ का। इन्होंने तो हमारे धरने देने की वजह से और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से इनको मजबूरन कराना पड़ा, लेकिन इन्होंने इलेक्शन तो कराया, लेकिन पावर्स को डिवॉल्व नहीं किया, अपना इख्तियार छोड़ने को राज़ी नहीं है। और यहाँ ये कहना पड़ता है, बहुत जो है वो शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ता है कि जमहूरी जो भी हुकूमतें आती हैं, नाम नहाद भी जमहूरी हों, लेकिन वो पावर डिवॉल्व नहीं करती, और जबकि हमारे आमिर होते हैं वो लोकल बॉडीज़ को जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जमहूरी कुव्वतें इसलिए ये काम नहीं कर रही होती कि वो डर रही होती हैं ग्रास रूट लेवल से, अगर कोई बंदा अपना इख्तियार नहीं देना चाहते, खासकर फाइनेंशियल इख्तियार नहीं देना चाहते, और वो चाहते हैं कि सारा पैसा उनके हाथ में रहे, सारी ताकत सारी पावर जो है एक जगह पर मुर्तकिज़ रहे। और यही 140A की रूह है कि नीचे तक डिवॉल्व किया जाए, फाइनेंशियल पावर भी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी, ये इसके खिलाफ हैं।
اور میں سمجھتا ہوں کہ 140A کے اندر یہ موجود ہے. جس طرح سے صوبائی حکومتیں ہیں, جس طرح سے وفاقی حکومت موجود ہے, اس طرح سے لوکل باڈیز کی بھی حکومت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس حکومت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا ٹرن اوور پورا ہو تو 90 ڈیز کے اندر گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ جب ہوگی, بولتے تو ہیں لوکل گورنمنٹ لیکن اس کو لوکل گورنمنٹ مانتے نہیں ہیں. 90 ڈیز کے اندر اس کے الیکشن اسی طرح کرائے جائیں جس طرح سے وفاق کے اور صوبے کے کرائے جاتے ہیں. اگر یہ ہوگا, ڈاکومنٹس تو ہیں لیکن پریکٹیکل نہیں ہے, یہ خود عمل درآمد نہیں کر رہے اس کے اوپر, تو یہ ہونا چاہیے. صوبے کی جو بات آپ نے کی کہ جو ہے وہ مختلف یونٹس ہونے چاہیے, زیادہ ہونے چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر مختلف یونٹس ہوں تو ہو سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ صرف سوشل چھوڑا جاتا ہے اور یہ صرف جو ہے وہ کچھ بات کی جاتی ہے, نکات چھوڑے جاتے ہیں اور کروا کچھ اور لیا جاتا ہے. جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں کروا لیا, 27ویں آئینی ترمیم میں کرا دیا, ان دونوں میں یہ بات کی گئی, دکھاتے کچھ اور ہیں, کراتے کچھ اور ہیں. تو یہ یہی ہو رہا ہے. نذیر احمد صاحب سے بات کر رہے تھے. نذیر احمد صاحب, آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ شاید بیہائنڈ دا سین کچھ اور معاملہ ہے؟ نہیں, جیسے ایم کیو کا لیکن اتنا اوپنلی صوبوں کی تشکیل کی بات یا یونٹس کی تشکیل کی بات یہ پہلی دفعہ ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے. اس میں میں کہتا ہوں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. دیکھیں, اگر پوری دنیا کا اگر دیکھا جائے تو ایسے کئی ممالک ہیں, درجنوں ممالک ہیں جن کی آبادی, پورے ملک کی آبادی ہماری کراچی کی آبادی سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے. آپ بتائیں کہ 4 کروڑ کی آبادی ہے, یہاں پہ انفراسٹرکچر تباہ ہے. جب ظاہر سی بات ہے جب صوبے بنیں گے تو اس میں میرے خیال میں کسی کو مذاکرہ ہونا نہیں چاہیے نا اس پہ. تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیا ہے کہ مر کٹنے کو تیار ہے. بھائی کیا ہو گیا, سندھ دھرتی ماں ہے تو پاکستان بھی اسی کا حصہ ہے, پاکستان کا حصہ ہے صوبہ. تو اس میں اگر صوبے بن جائیں گے ایڈمنسٹریٹو, ظاہر سی بات ہے کنٹرول آسان ہوگا, عام آدمی کی رسائی ہو جائے گی. جیسے بھی بول رہے ہیں کہ بلدیات کو بالکل انہوں نے لورا لنگڑا رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے, کہ اگر جب یہ 18ویں ترمیم کا 140A کا اگر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو آپ بتائیں کہ جو گلی کا کونسلر بھی ہوگا نا, چیئرمین بھی ہوگا, اس کو اپنے گلیوں کے مسائل کا پتہ, صوبے کا تو تھوڑی پتہ ہوں گے. بالکل. اور پیپلز پارٹی کے جو بیانات ہیں وہ بڑے دھواں دھار آ رہے ہیں. سردار نزاکت صاحب نے بھی ایک بہت بڑا بیان دے دیا ہے اور یقیناً اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. نصیر احمد صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم پہ ایک تو عمل درآمد نہیں ہوا, اس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچے, تو کیا 27ویں 26ویں 27ویں یا 28ویں ترمیم کی جو بات کی جا رہی ہے اس کے ثمرات پہنچیں گے؟ انشاءاللہ ابھی ون پر ایجنڈا ہمارا 28ویں ترمیم میں بھی انشاءاللہ اس پہ ہم نے رکھا ہے. ایم کم نے باقی یعنی آنے جا رہی ہے 28ویں ترمیم انشاءاللہ بہت جلد اللہ نے چاہتے اسی 1-2 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے. اچھا, اس میں ہاں بالکل 140A پہ یعنی کہ اسٹرکٹلی امپلیمنٹ ہوگا انشاءاللہ. اس پہ ہماری جو کنڈیشنز ہیں, اس کے علاوہ ہماری کوئی کنڈیشن نہیں ہے. بھائی 140A کو امپلیمنٹ کرایا جائے تاکہ ڈور اسٹیپ کے اوپر جا کے لوگوں کو مسائل حل ہوں. لوگ مایوس ہو چکے ہیں, ان کے دہلیزوں پہ کوئی کام نہیں ہو رہے. آپ بتائیں نا کہ کوئی ایک گٹر کا ڈھکن لگانے کے لیے بھی نا عوام پریشان ہے. میں ابھی یہ بات کر رہا تھا نا آپ سے کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو پتہ ہوگا کہ کیا مسئلہ ہے. جب آپ نے باختیار رکھا نہیں ہے, میرے کو پتہ ہوگا کہ بھائی کہاں کیا مسئلے چل رہے ہیں. ہر جگہ پہ اس ٹائم پہ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے گلی کے جو سڑکیں بن جائیں, گٹر لائن جو ٹوٹی ہوئی وہ بن جائے, بجلی کا مسئلہ ہے, بنیادی سہولیات میسر نہیں ہے نا. ایک عام آدمی کو کیا چاہیے, مجھے پتا ہے کہ آپ آدمی کو جو بنیادی ضرورت ہے وہی چاہیے نا, وہی نہیں مل رہی, ڈور اسٹیپ پہ آ نہیں رہی. یہ 140A کا جو اصل جو روح ہے اس کی اگر جب تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, میرے خیال میں عوام اسی طرح رولتی رہے گی اور میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی مزے کرتی رہے گی. اس پہ ہمارا سمجھو ایک قسم کا ایک جنگ ہے. انشاءاللہ یہ آخر وقت تک MKM لڑے گی اور اس کو امپلیمنٹ کرا کے چھوڑے گی. تو MKM اور پیپلز پارٹی میں یہ معاملات حل ہو سکیں گے 18ویں ترمیم کے؟ نہیں, اگر نہیں بھی ہوتے تو ہمارا تو اتنے کیس تو چل رہا ہے, ہم اس پہ لڑیں گے انشاءاللہ, مرما کے دکھائیں گے. اللہ نے چاہتا ہوں کوئی مانے نہ مانے, ہم تو اپنی حصے کی جنگ لڑیں گے عوام کے لیے, اپنا ہر مقدمہ ہر جگہ پہ. پیپلز پارٹی سے چل رہے ہیں آپ کے مذاکرات؟ نہیں, ایسے کوئی مذاکرات نہیں ہے. اچھا, تو آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں. آپ نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ثمرات کی بات کی. جی جی. 18ویں کو تو چھوڑیں, 18ویں کی تو 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ثمرات پہنچ گئے ہیں. اچھا, جن کے لیے کی گئی تھی نا وہ, جی ظاہر ہے وہ جن کے لیے کی گئی تھی ان تک پہنچے. ہاں, استثناء مل گیا. پھر جو ہے وہ آئینی کوڈ بن گئے, آئینی بینچز پہلے بنی تھی 26ویں میں اور آئینی کوڈ بن گئی. جماعت اسلامی نے دونوں کی مخالفت کی ہے اور جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ یہ جو ہے وہ عدلیہ جو ایک ستون ہے اس آزاد عدلیہ پر سوال آپ نے کہا تھا نا کہ یہ ایک آزاد عدلیہ پر سوال ہے. لیکن ریاست جو ہے نا, ریاست کے ستون, عدلیہ ایک بہت بڑا ستون ہے. اس پر جو ہے ضرب لگائی گئی. اپنی مرضی سے جو ہے وہ ججز آئیں گے, ان کو
جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے گا، ہائی کورٹ کے ججز کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اس کی مرضی شامل ہوگی یا نہیں ہوگی، اور جو ہے وہ چیف جسٹس کا تقرر جو ہے اپنی مرضی سے کیا جائے گا، آئینی کوڈ بن جائیں گی. اس کام کے لیے ایک فون کال آتی ہے اور تینوں جماعتیں اس پہ آمنا صدقنا کہتی ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر یہ 18ویں ترمیم، پھر یہ صوبوں کی تقسیم، یہ صوبے مزید بنانا، اس کی اتنی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ ایک جو بنانا چاہتے ہیں، ایک بنا لیں پیپر، ان تینوں کو ایک ایک فون کریں جو ان کو لے کے آئیں، یہ کھڑے ہو جائیں گے، یہ اس کو منظور کرا لیں گے. ان کو تو ظاہر ہے ایک ہائیبریڈ نظام کے ذریعے لایا گیا ہے. تو پھر آپ جمہوریت کی کیسے بات کر سکتے ہیں محمد فاروق؟ یہ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہائیبریڈ جمہوریت ہے. یہ جمہوریت تھوڑی ہے، یہ ڈیموکریسی تھوڑی ہے جس میں لوگ جیتے ہی نہ ہوں، فارم 47 سے آ گئے ہوں، جس میں وفاق بھی ایسی ہو، جس میں صوبہ بھی ایسی ہو. تو میں دیکھیں نا ہوتا کیا ہے، ان کو یہ 27ویں ترمیم جنہوں نے پاس کرنی تھی، ان لوگوں کو 2 رات پہلے تک نہیں معلوم تھا کہ 27ویں ترمیم میں کیا ہے. مذاکرات تو کر رہے تھے، ان سے پوچھیں آپ کے 27ویں ترمیم میں کیا ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اور خالد مقبول صاحب نے تو بالکل واضح کہا ہے کہ ہم نے اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کہا تھا 26ویں ترمیم. کیا ہم کم سے کم 2 دن پہلے تو بتا دیتے اس کے بارے میں، ہمیں نہیں بتایا گیا. تو ان کو نہیں، ان سے کیا پوچھیں گے، ان کو بھی معلوم ہے، لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں یہی حال مسلم لیگ کا ہے دیکھیں نا، اور یہی حال پیپلز پارٹی کا ہے. آپ صوبے بنانا چاہتے ہیں نا، تو یہی لوگ موجود ہیں نا جن کو آپ لے کے آئیں. آپ ان کو ایک ایک کال کریں، دیکھیں پیپلز پارٹی بھی میں اس کا جواب سب اٹوٹن ختم ہو جائے گا، دھرتی ماں ختم ہو جائے گی. یہی تو پوچھ رہی ہوں نا، نصیر صاحب سے پوچھ رہے تھے نا. ماشاءاللہ بڑے جذباتی ہو رہے ہیں، اصل میں ان کو تھوڑا سا اندر سے احساس نہیں دیکھیں، ملک کے لیے تو سبھی جذباتی ہو جاتے ہیں. جب ملک کی بات آتی ہے، اپنے وطن کی بات آتی ہے تو 26ویں جذبات ترمیم ہو یا 27ویں ترمیم ہو، اس میں ہمارا واضح موقف تھا کہ اس پہ امپلیمنٹ کرایا جائے. اور اس سال آپ نے دیکھا ہوگا اس 27ویں ترمیم میں اس کو فلور پہ بحث کے لیے بھی لایا گیا. ایسے ہی پھر اس میں بعد میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے معذرت بھی کی کہ اس میں ہم اس میں فلور پہ جو کمیٹی کے پاس بھیجا گیا تھا اس کو ہم نیکسٹ 28 خالد مقبول صاحب کا یہ بیان تو سامنے آیا تھا کہ بھائی ہمیں تو آپ بتائیں کہ کیا آپ کر رہے ہیں. تو یہ کیوں ایسا ہوا کہ اسمبلی میں کسی ممبر کو ہی نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ نہیں پتا تھا، ایسی بات نہیں ہے. اس میں یہ ہے نا کہ جب ان کو 28ویں ترمیم کے لیے جب وہاں پہ پیش رفت کے لیے بات ہوئی تو اس میں انہوں نے کمٹمنٹ کیا انشاءاللہ 28ویں ترمیم میں آپ کے جو تحفظات ہم اس کو دور کریں گے اور اس میں ہم ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ کے یہ تو انہوں نے 18ویں ترمیم کے بارے میں بھی کہا تھا، یہ آپ کے ہی 26ویں ترمیم میں بھی یہ کہا تھا، یہی 18ویں 26ویں میں یہی بولا تھا کہ ہم نیکسٹ میں یہی کریں گے. اور اس پہ آگے آپ ہی کے ممبر نے ایک بات کہی کہ اب 27ویں اور 28ویں اور 29ویں جتنی بھی آپ ترمیمیں کر لیں ہمیں پہلے یہ بتاتے ہیں. وہی بات جو ابھی فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ کہتے کچھ ہے. اگر 27ویں کی بات کر رہے ہیں تو وزیر اعظم صاحب نے تو آن فلور اس بات پہ ایکسکیوز کیا تھا اور اس کو 28ویں میں کریں گے انشاءاللہ. حسان صابر صاحب آپ کے ایم این اے، جی جی، انہوں نے بھی فلور پہ یہی کہا تھا نا. نہیں انشاءاللہ 28ویں میں آپ کو اس کا رزلٹ نظر آئے گا انشاءاللہ. کراچی کے عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑے آپ دے دیں نا خوشخبری، کچھ تو بتائیں عوام کو تاکہ عوام کو کوئی حوصلہ ملے یہاں پہ کہ شاید واقعی ہمارے لیے کچھ اچھا ہو جائے. 2 مہینے انتظار کر لیں انشاءاللہ. جب 28ویں ترمیم میں آئے گی آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ. اور اگر میں جماعت اسلامی کی بات کروں، جب یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے اس میں 2 مہینوں کا ٹائم فریم دیا ہے نصیر احمد صاحب نے. پیپلز پارٹی بھی 1-2 مہینے کر کے 2 سال نکال دیتی ہے. شمائلہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے جس پہ ہم لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا، ایسے ہی ہے نا جی، اس وقت خالد مقبول صدیقی بھائی نے جماعت اسلامی کے جو اس وقت ذمہ دار تھے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے پاس گئے تھے کہ کچھ دن صبر کر جاؤ، یہ جو اختیارات کا مسئلہ ہے اس پہ ہماری ڈیبیٹ چل رہی ہے. جو یونینز کونسل جو ہماری انہوں نے یعنی کہ دبا کے رکھی ہوئی ہیں 53 یونین کونسل بلکہ 170 تھی، تو اس پہ اگر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو آنے والے دنوں میں ہمارے جو فنڈز کا جو رونا ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانا نا. آج جو میں کہہ رہا ہوں کہ آج جو اس طرح گلا کر رہے ہیں بیٹھ کے، اگر اس وقت ہماری ایم پیوں کی بات مان لیتے اور 2-4 مہینے رک جاتے تو آج جو اختیارات کا رونا بیٹھے ہوئے یہاں پہ فنڈ کا رونا ہو رہا ہے. 53 یوسیاں بڑھ گئی ہیں. 53 یوسیاں کے 12 لاکھ روپے اگر پر یوسی بڑھ جاتا تو یعنی کہ جو یوسیاں 65
65,000 70,000 1 लाख की है तो ज़ाहिर सी बात डिस्ट्रीब्यूट होती तो उसमें फ़ायदा किसको होता है? आम आवाम को होता है। लेकिन उसको तो इन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने सोचा था शायद मैं मेयर बन जाऊँगा, लेकिन आपको पता है वो एक ट्रिम्प कार्ड खेला गया, उसके बाद मेयर भी कोई और आ गया, लेकिन बाद में अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचा। अगर ये चीज़ें उसको सोच लेते, अगर कराची के खैर ख्वाह होते या कराची के अवाम के खैर ख्वाह होते तो ये फैसला उसको कर लेते, एमटी की बात मान लेते। आज ये रोना धोना कहीं नहीं होता ना, पीपल्स पार्टी रो रही थी, ना जमात इस्लामी रो रही थी, ना पीटीआई रो रही है। तो नसीर साहब अब क्या होने जा रहा है? इसमें 2 महीने ही हम इंतजार करें इंशाल्लाह अल्लाह चाहता हूँ। अच्छा, और सूबों के क्या मामला हैं? देखें सूबे मैं कहता हूँ अगर वक्त की जरूरत है बनने चाहिए, बता दें 2 महीने या 4 महीने। नहीं सूबे बनने चाहिए। हमारा अगर ज़ाती इंस्टांस ये है, इसमें कोई मजाका नहीं है। अच्छा है एक हर शहरी को इससे फायदा होगा। सूबे बनने से कोई नुकसान तो नहीं है, बनने चाहिए। कल को फिर अगर कोई सवाल उठ गया कि सूबे तो बना लिए और फिर एक ही पार्टी अपने हर यूनिट के अंदर उसने अपना अपना 4 सूबों में 4 अपने खादिम रख दिए तो फिर नहीं ऐसा उसका फिर क्या होगा? नहीं वो तो वक्त के साथ ही देखा जाएगा ना। जब सूबे बनेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें खुद सीधी हो जाएंगी। अच्छा, सूबे बनने से चीज़ें सीधी होंगी। चले ठीक है, आने वाला वक्त बिल्कुल इस पे बात कर लेंगे कि क्या मामला हैं। अच्छा, ये कराची यूनिवर्सिटी का क्या मामला है फारूक साहब? ये क्या आपका बयान आ गया ICCBA जैसे आलमी मेयार के इल्मी तहकीकी मरकज़ को जामिया कराची से अलहदा करना, इल्मो कराची से दुश्मनी है, ये क्या मामला है? ज़रा इस पे ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। पहले ही तालीमी तौर पे हम इतने कमज़ोर हैं, तालीम और सेहत तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है, अब ये नया क्या होने जा रहा है? देखिए ये बहुत अहम और बहुत सेंसिटिव इशू है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि इस पे तो आपको पूरे 1 घंटा प्रोग्राम करना चाहिए। इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस का एक इदारा है कराची यूनिवर्सिटी का। जी। ये साइंसी तहकीकाती इदारा है और ये मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा तहकीकाती इदारा है। 700 PhD और MPhil यहाँ से फारिगुल तहसील हैं। इस वक्त भी 550 तलबा वहाँ से PhD कर रहे हैं। ठीक है। और ये बड़ी मुश्किल से हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, जो साइंसदान हैं, डॉक्टर अताउर रहमान और डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी ने कायम किया था और बड़ी मेहनतों से कायम हुआ था ये। और इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे साइंसी तहकीकात होती हैं, इसकी वजह से कराची यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग आती है वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इसकी वजह से ऊपर होती है। और यही वो इदारा है जिसकी वजह से फॉरेन फंडिंग भी हमारे पास आती है। अब इसके पर हो क्या रहा है? हो ये रहा है जी कराची यूनिवर्सिटी का फंडिंग आती जी है इसमें, इसके लिए बैनुल-अक़वामी इदारा, क्योंकि देखें एक साइंसी तहकीक हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे तहकीकी इदारा है, इसको माना जाता है, बिल्कुल आलमी मेयार का इदारा है। जामिया कराची से एफिलिएटेड है, उसका इदारा है, उसका इंस्टीट्यूट है, उसका एक इंस्टीट्यूट है। और ज़ाहिर है यहाँ पर लोगों को जो है वो फिर वजीफ़ा मिलता है। ठीक है। और उसके ज़रिए से आम तालिब इल्म भी पढ़ सकता है। जब इसको जो है प्राइवेटाइज कर लिया जाएगा, अलग से इदारा बना दिया जाएगा IB के तर्ज का, तो इसमें गरीब आदमी के लिए कराची और सूबे सिंध के आम तालिब इल्म के लिए तालीम के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसकी फ़ीस तो ज़्यादा हो जाएगी ना, जब आप इसको नहीं देंगे। वफाक इसको ग्रांट देता है, इसको बाहर से पैसे मिलते हैं, क्योंकि ये साइंस की तहकीकाती इदारा है। इसमें देखें केमिकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस, इस पे खास तहकीकात होती हैं। इसको अलग कर देने से जो नुकसानात होंगे कराची यूनिवर्सिटी को, एक तो एक इसकी रैंकिंग नीचे आ जाएगी, दूसरा एक इसकी ज़मीन है, इसके अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर है, 20 से ज़ायद इसकी इमारतें हैं। ठीक है। वो इस कराची यूनिवर्सिटी से अलहदा कर दी जाएंगी। कराची यूनिवर्सिटी के साथ ये क्यों जुल्म करना चाह रहे हैं? देखें कराची यूनिवर्सिटी के, अभी आपने देखा होगा कि पिछले 5 महीने पहले कराची की ज़मीनों पर, कराची यूनिवर्सिटी की ज़मीनों पर कब्जा करने लैंड ग्रैबर पहुंच गए थे जी। और थे कौन? ये सिंध का सिस्टम था उसके ऊपर मौजूद। अच्छा अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, अब अगर इससे पहले मैंने उसकी मुखालफत की थी, मैंने तरमीम भी की थी, MPO ने भी उसकी मुखालफत की थी कि जामियात के जो वाइस चांसलर होते हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के, वो इल्मी और तहकीकी पोस्ट है एक। इन्होंने कहा कि तालीमदान नहीं भी हो, कोई PhD स्कॉलर ना भी हो, तो इन्होंने पहले तो यूनिवर्सिटीज के साथ ये इल्म दुश्मनी की। अब ये नया इल्म, अच्छा इसमें जो कराची यूनिवर्सिटीज की जो कानूनी इदारे हैं, सेनेट, सिंडिकेट और जो है एकेडमिक काउंसिल,
इसको बाईपास कर दिया इन्होंने, इसमें इनसे मशवरे भी नहीं किया। ये तो इदारा है यूनिवर्सिटी का, अगर इन्होंने लेना है तो उनके साथ बात करें, उनके सेनेट में, उनके सिंडिकेट में रखा जाए, उनके अच्छा, नॉलेज में पहले एक लेके बड़ा तलबा के अंदर और प्रोफेसर्स के अंदर एक जो है इस वक्त अजीब सी कैफियत है, गम गुस्सा है, उनकी जॉब्स हैं, उनकी जो है वो तहकीक है, वो सर्व कर रहे हैं कम पैसों के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले मोहम्मद फारूक साहब अपनी बात कर रहे थे और बहुत सेंसिटिव इशू इन्होंने रेस किया जामिया कराची का इस वक्त जो मामला है, क्योंकि जामिया कराची एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और रिकग्नाइज्ड ये इदारा, और इसके डिपार्टमेंट में अगर कोई बात हो रही है तो यकीनी तौर पे पहले ही आवाम परेशान है बहुत सारी चीज़ों से, अब और ये कराची के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट बन सकती है। बिल्कुल अपनी बात मुकम्मल कीजिए मोहम्मद फारूक साहब। देखें 27 से ज़्यादा इमारतें हैं उसकी, 10 अरब से ज़्यादा का उसका एसेट्स हैं, साइंसी एसेट्स हैं वहाँ उसके अंदर मौजूद, उस इदारे के अंदर। ये ऐसा लग रहा है कि कराची के इदारों के ऊपर ये कब्जा करना चाह रहे हैं। अच्छा। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ये कराची दुश्मनी समझ रहा हूँ, मैं इसको तालीम दुश्मनी समझ रहा हूँ, यहाँ के तलबा का हक मार रहे हैं ये। और मैं ये समझता हूँ कि इस काम को फौरी तौर पर वापस होना चाहिए। मैं वज़ीर आला सिंध से मुतालबा करता हूँ कि अगर इस तरह का कोई बिल आ रहा है, मुजज़्ज़ा है, क्योंकि ख़बरों के अंदर तो मौजूद है ना सब, और बिल तैयार हो गया है, वो असम्बली में आएगा तो जमात इस्लामी उसकी मुखालफत करेगी, लाजमी करेगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन बात ये नहीं कि क्यों आ रहा है वो असम्बली में। देखें, ये कराची यूनिवर्सिटी का एक बड़ा इदारा है, कराची यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, आम तलबा के ऊपर तालीम के दरवाजे बंद होंगे। देखें, इस मुल्क से पहले ही ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, अगर ब्रेन ड्रेन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, अब ये लोग कहाँ जाएंगे, ये PhD करने वाले कहाँ जो है वो साइंसी तहकीकात होंगी। इसलिए अच्छा, एक और बड़ी पते की बात मैं बताऊं, प्रोफेसर साहब ने बताया वहाँ के कि ये सारे काम हो क्या रहा है, सिर्फ एक शख्स को नवाजने के लिए, और वो शख्स है प्रोफेसर इकबाल चौधरी, जो पिछले 20 साल से वहाँ का डायरेक्टर था उसी जगह का। वो रिटायर हो गया है, वहाँ से उसका मल दखल ख़त्म हो गया है। उस प्रोफेसर इकबाल चौधरी को नवाजने के लिए एक अलग से इदारा बनाया जा रहा है, और कोशिश ये हो रही है कि उसको किसी तरीके से इस इदारे के अंदर इंडक्ट किया जाए और उसकी आज़ादारी। सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पूरी नस्ल को डबो के किसी एक शख्स के लिए काम किया जाएगी? बड़ी हैरत अंगेज बात है। नसीर अहमद साहब, आप क्या कहेंगे? भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे कराची के अंदर सिस्टम का नाम चल रहा है ना, जिस ज़मीनों पे एक सिस्टम काम कर रहा है, अब ये पीपल्स पार्टी ने अब जामियात के अंदर भी उतार दिया गया है। मैं तो अब यह सोचे ना, एक आम आदमी, गरीब आदमी सेमेस्टर के 6-6 लाख रुपए फीस कहाँ से भरेगी? ये इनका चेहरा सामने आ रहा है पीपल्स पार्टी का, पूरी आवाम देख रही है कि यानी कि पूरी कराची के यानी कि जो मेहमान हैं, मुस्तकबिल के मेहमान, उनके साथ दुश्मनी है। मैं तो इसको पहले बेरोजगारी है, पहले ही लोग परेशान हैं, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, जब ये चीजें हो जाएंगी, जब इनको इस तरह यानी कि रुख कर दिया जाएगा, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? एक आम आदमी तो मैं कहता तालीम से भी चले गया, सेहत तो है नहीं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो बुनियादी सहूलतें हैं उससे तो महरूम रखा रहा, तालीम से भी दूर कर दिया। तालीम की एक और बात मैं आपको बताऊं नसीर अहमद साहब, कि अभी आपने बताया फारूक साहब कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करके बाहर जाने के लिए जो कोशिश करते हैं, एक एक सर्टिफिकेट को वो स्टैंप लगवाने के लिए उनको कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, हर बोर्ड के पास, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, और फिर उसके बाद, और फिर जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली होती है उसी यूनिवर्सिटी से दोबारा स्टैम्प करवाना पड़ता है, और हर चीज़ के पैसे। मतलब एक वो बच्चा जो पहले ही इतनी भारी फीसिस करके वो डिग्री लेता है। मैंने HEC से भी जब हमारी बात हुई थी तो ये मैंने रेस किया था ये पॉइंट, और उन्होंने हाँ ये बिल्कुल गलत है, ये इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, लेकिन जो पैसों का मामला है वो अपनी जगह है, अगर ऑनलाइन कर भी देते हैं तो। आपने इस बारे में कुछ किया? क्योंकि MKM नौजवानों की बहुत ज़्यादा बात करती है, इस बारे में आपने कुछ किया कि तालीम के ऊपर ये कुछ? जो भी इस टाइम पे पूरी कराची का हॉट इशू बना हुआ है इसी जामियात के हवाले से, तो इस पे आज आदिल अस्करी हमारे MPA साहब हैं, उन्होंने कॉल लेटर भी जमा कराई है, इस पे भरपूर आवाज़ उठाएंगे इसके खिलाफ, और इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ी तो एहतजाज भी करेंगे। और हम चाहते हैं कि ऐसा जो अमल जिससे हमारे कौम का मुस्तकबिल जो मान पड़ रहा है, उसके खिलाफ MKM हर सतह पर जाएगी इंशाल्लाह।
یہ تو ہمارا واضح بالکل پیغام ہے سب کے لیے کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. دیکھو تعلیم ہے تو سب چیزیں ہیں. اب اگر ہمارا بچہ تعلیم کے بنیادی طور سے محروم ہو جائے گا تو پھر ہمارے مستقبل کیا ہوگا, ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ پھر وہی جس طرح کے حالات کراچی کے بنے ہوئے ہیں, پھر میں کہتا ہوں ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے جو جرائم پیشہ ہوتے ہیں. جب ظاہر سی بات ہے تعلیم اتنی مشکل ہو جائے گی ان کے لیے تو پھر ان کے راستے الگ خراب ہو جائیں گے نا. پھر ہر کوئی آدمی غیر ملکی عناصر بھی ان کو اجلاس کرنے لیکن آج کل تو آن لائن ٹیوٹرز بھی ہیں, آن لائن ٹیوٹر, لیکن اس کا جو معیار ہے آن لائن کورسز آ رہے ہیں, انٹرنیشنل کورسز آ رہے ہیں آن لائن. لیکن جو یونیورسٹی کی بات ہے وہ اس کے آپ خود سمجھتے ہیں اس کا ماحول الگ ہوتا ہے, وہاں کی چیزیں الگ ہوتی ہیں. آن لائن سے اس کے اوپر لوگ زیادہ تر اعتماد نہیں کرتے ہیں. اچھا, آپ لوگوں نے بھی تو بڑے وہ بنو قابل اور اس ٹائپ کے جو کروائے نہیں, وہ تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. ہمارے کوئی 10 لاکھ کے قریب اس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہے رجسٹرڈ ہیں پورے ملک کے اندر, کراچی سے لے کے خیبر تک. لیکن دیکھیں یہ ادارہ اس کی الگ سے ایک حیثیت ہے, سائنسی عالمی معیار کا تحقیقی ادارہ ہے. اس کو بچانا اور کراچی یونیورسٹی میں شامل رکھنا بہت ضروری ہے. اگر اس کو آپ الگ سے ایک باڈی بنا دیں گے, الگ سے انسٹیٹیوٹ بنا دیں گے, پھر کون اس کو کنٹرول کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں اس پر سندھ حکومت کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. اور ہاں, اور اس کراچی کا کہ برین ڈرین, میں کہہ رہا ہوں اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ وہاں کے سینٹ اور سینڈیکیٹ ان کے ساتھ جو قانون, جو اس یونیورسٹی کا جو قانون ہے نا اس کے مطابق اس پہ فیصلہ کیا جائے, اور کراچی کے اندر مزید یونیورسٹیاں بنائی جائیں پبلک سیکٹر کی, نہ کہ پبلک سیکٹر سے ادارے نکال کے پرائیویٹائز کیے جائیں. اب پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی موجود نہیں ہے, پہلے ہی بہت کم ہے. اس 3.5 کروڑ کی آبادی کے لیے ایک کراچی یونیورسٹی جو جنرل یونیورسٹی ہے اس کو وہ موجود ہے. دیگر میڈیکل ان اداروں کو مضبوط کرنے, پرائیویٹائز کرنے کے تو آپ بہت زیادہ حق میں ہیں, ایم کے ایم تو بہت حق میں ہے کہ پرائیویٹائز کر دیا جائے تو زیادہ بہتری آئے گی. نہیں دیکھیں, جو چیز اگر نقصان دے رہی ہے, جو چلا نہیں سکتے, اس کی پرائیویٹائز ہونے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا. کراچی یونیورسٹی تو بڑا اچھا کراچی اس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. ابھی اگر بات کریں, ابھی دیکھیں نا گلشن بہار سیکٹر 16 کے اندر اورنگی ٹاؤن کے اندر 6000 گز کے اوپر ہم نے دانش اسکول کے نام سے ہم نے کے ایم سی سے جگہ لی ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کو, جو وہاں کے بچے ہیں, وہاں پہ ان کو تعلیم کی سہولیات فراہم کی جائے. وہ جو اسکولز آپ نے گود لیے ہیں نا, کچھ ایسا نہیں ہے, وہ الگ ہیں, وہ الگ ہیں. اس کے علاوہ ابھی گلشن بہار کے اندر خالد مقبول صدیقی بھائی نے وہاں پہ اسکول کھولنے کا اعلان کیا. وہاں پہ ہم نے زمین وہاں سے کے ایم سی سے لے چکے ہیں. انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ افتتاح ہوگا تاکہ وہاں کے جو اورنگی کی عوام ہے اس کو وہاں سے زیادہ مستفید ہو سکے. ٹھیک ہے. لاسٹ کمنٹ میں آپ سے لینا چاہوں گی محمد فاروق صاحب, کیا کہیں گے آپ؟ میں تو کراچی کے انفراسٹرکچر کے لیے پیپلز پارٹی کو سنجیدہ ہونا چاہیے. یہ خالی بیانات سے, اعلانات پہلے بھی بہت ہوتے رہے, 11 ارب روپے کے اعلانات ہوتے رہے, 1100 ارب کے 400 ارب کے اعلانات پہلے ہو چکے ہیں. اعلان برا اعلان نہ کریں, کراچی کے اندر کچھ کریں, اور کچھ کرنا ہے تو آپ لوکل باڈیز کو, آپ کے ٹاؤن چیئرمین ہیں 13, جماعت اسلامی کے تو 9 ہیں خالی, آپ سارے ٹاؤن چیئرمینز کو جو ہے وہ اس وقت 3 ارب روپے فوری ضرورت ہے, آپ ان کو ترقیاتی اس میں دیں. دوسرا کمنٹ میرا یہ ہے کہ کراچی یونیورسٹی جیسے اداروں کے, اس سائنسی تحقیقی ادارے کے اوپر کسی طرح کا کوئی شبخون جماعت اسلامی برداشت نہیں کرے گی. ہم روڈوں کے اوپر بھی احتجاج کریں گے, ہم قانونی راستہ بھی اختیار کریں گے, ہم ظاہر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سندھ اسمبلی کا جماعت اسلامی گھیراؤ کرے. نصیر احمد صاحب, آپ سے بھی لاسٹ کمنٹ لینا چاہوں گی, آپ ساتھ دیں. میں مختصر کمنٹس کروں گا. کراچی کی تباہی کا ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے, اور سب سے پہلے کرپشن کو ختم کرنا چاہیے. جب یہ چیز ختم ہو جائے گی آٹومیٹک سب آٹو پہ آ جائے گا. میرا تو یہ ماننا ہے کہ جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی, سرکاری بابوں کی جو کرپشن ہے وہ ختم نہیں, سسٹم کا بھی ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نصیر احمد صاحب کہ آپ یہاں پر تشریف لے کے آئے. بہت شکریہ محمد فاروق صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور یہاں تشریف لے کے آئے. ناظرین, نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے کے بجائے نوجوانوں کے روشن مستقبل کی راہ ہموار کرنے کی ضرورت ہے. سوچئے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.